जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि जितने भी लिंक्स आती है, जितने भी कॉल्स आते हैं, उसके लिए ज़रूरी प्लेटफॉर्म्स हमने बताए हैं इस पॉडकास्ट में, ज़रूरी नंबर्स बताए हैं जो आपको डायल करना है। या रिलेशनशिप वाले मामलों में या डेटिंग वाले मामलों में भी इस तरह के फ्रॉड या ऐसे रैकेट्स चलते हैं? इसमें 3-4 तरीके के फ्रॉड है डेटिंग एप्स में। क्या होता है, डेटिंग एप्स हो या मैट्रिमोनियल अगर साइट्स हो। अभी एक केस आया था मेरे पास मैट्रिमोनियल का, मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस। हमने पॉर्न रिवेंज नाम का भी एक टर्म सुना है कि किसी के साथ रिलेशनशिप रही है और पर्सनल पिक्चर शेयर हुए हैं वो टाइम में जब बड़े मधुर संबंध रहे होंगे, और एक टाइम के बाद जब इनफिडेलिटी हो गई और सामने वाला इस बात से खफा हो गया, नाराज हो गया, और वो थ्रेट दे रहा है कि अब ये पिक्चर्स मैं यहाँ वहाँ डाल दूंगा। इस तरह से भी लोगों को डोमिनेट करते हैं और लोग अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो कितना ही आपका क्लोज क्यों ना हो, पर जीरो ट्रस्ट पॉलिसी अगर आप ऑनलाइन अपनाएंगे तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉडस्टर इमोशनली इसको डील कर रहे हैं, वो आपकी वीकनेस को समझ रहे हैं और वीकनेस को एक्सप्लोर करके आपको टारगेट कर रहे हैं। एक हमने कुछ टाइम पहले एक टर्म सुनी थी, हाउस अरेस्ट, कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते। अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या है ये डिजिटल अरेस्ट? एक व्यक्ति को साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट कहाँ करनी है उसको पता ही नहीं है। वेल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार रिलेशनशिप पर और इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करता हूँ। हम एक ऐसे समाज या एक ऐसे दुनिया में हैं जहाँ हम लगातार देखते हैं कि हमारे आसपास कोई ना कोई क्राइम, किसी न किसी तरह की चीज़ें लोगों के साथ चल रही है, और न सिर्फ ये तरह तरह के नुकसान उन्हें पहुँचाती, पर जो सबसे बड़ा नुकसान लोगों को पहुँचाती वो है उनकी इमोशनल हेल्थ को डैमेज करना। साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, साइबर बुलिंग बढ़ रही है, डेटिंग स्कैम जैसी चीज़ें बढ़ रही है, रिलेशनशिप में भी कई तरह की परेशानियां बढ़ रही है। जिन सवालों के जवाब के लिए मुझे लगा कि हम क्यों ना एक पुलिस अथॉरिटी से बात करें जो रेगुलरली इस तरह के केसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं, बहुत ही क्लोजली उनको वॉच कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आज हम इन सब मामलों पर थोड़ा सा बात करें, हम जानें कि ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, साइबर बुलिंग क्या है, ये डेटिंग में जो स्कैम चल रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर जो क्राइम हो रहे हैं, ये सब क्या है। इन सभी चीज़ों के लिए आज हमारे पास एडिशनल डीसीपी इंदौर मिस्टर राजेश दंडोतिया सर हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। गुड मॉर्निंग विकास। सर, कैसे हैं, क्या चल रहा है, थोड़ा अपने बारे में, अपनी अर्ली लाइफ के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में बताइए, क्योंकि अभी मैं बड़ा खुश हूँ कि एक इतनी बड़ी अथॉरिटी जैसा बनने का सपना या ख्याल कहीं ना कहीं हम सब में होता है जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं, और वो चीज़ आपने अपनी लाइफ में की है। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ आपकी थोड़ी सी जर्नी जानने के लिए। देखिए, पुलिस ऑफिसर तो मैं कभी नहीं बनना चाहता था। पुलिस से मुझे खुद ही डर लगता था। जब स्कूल में था, मैं 4th क्लास में पैदल जब स्कूल जाता था और सामने कोई सिपाही दिख जाता था, दूसरी गली चेंज कर देता था मैं। दूसरी गली से निकलता था तो बचता था मैं। पता नहीं माइंड सेट में क्या था, चूँकि मैं जिस एरिया में था वहाँ पर डकैत काफ़ी थे। चंबल में, मुरैना, भिंड में तो काफ़ी डकैत, उस समय डकैती सिस्टम काफ़ी चरम पर था। 80s में काफ़ी डकैत गैंग सक्रिय थे। तो पुलिस और डकैत, तो ये सारी चीज़ों से मुझे तो घबराहट होती थी, मैं बहुत डरता था। फिल्में काफ़ी देखता था, नीचे वीडियो था जो किराए पे दिया हुआ था हमारे मकान के नीचे, तो डेली फिल्म देखता था मैं, कोई ना कोई मूवी जो चेंज होती थी। पढ़ाई पे फोकस कम था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। क्रिकेट के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की, बट धीमे धीमे करके क्रिकेट में अच्छा भी खेला, मैं काफ़ी ऊपर तक गया। लेकिन फिर चूँकि हम जिस सोसाइटी को बिलोंग करते थे वहाँ पर ये बोला जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये उस समय थी, अब तो खैर सभी जगह चेंज हो गया है, पर उस समय पर लोगों की ये धारणाएं थी कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के अलावा खेल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उस समय फोकस किया गया स्टडी पे। फिर मैंने प्रिपरेशन की, तो फिर मैं पीएससी में सिलेक्ट हुआ। स्टेट सिविल सर्विसेज में 3rd अटेम्प्ट में मेरी रैंक आई, 16th रैंक आई एमपी में। उसके बाद मेरा छोटा भाई फिर यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ, तो अभी एडिशनल कमिश्नर जो IRS है, अभी रायपुर पोस्टेड है। तो फिर हम लोग सिलेक्ट हो गए और इस तरह में पुलिस में मेरी एंट्री हुई। क्योंकि 16th रैंक थी तो फर्स्ट पे डीसी डिप्टी कलेक्टर मिलता है, सेकंड पे डीएसपी था, तो मुझे डीएसपी में सिलेक्ट हुआ। मैं ट्रेनिंग में गया। शुरुआत में थोड़ा सा ब्लड को देखकर और इन सब को देखकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता था, लेकिन धीमे धीमे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप जो काम डेली करते हो कहीं ना कहीं वो फिर आपके बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है। तो धीमे धीमे करके फिर मैं ऐसा प्रोफेशनल होता चला गया। लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ, अगर मैं पुलिस में नहीं होता तो किसी और फील्ड में होता तो बोर हो जाता। पुलिस में कम से कम इतने एडवेंचरस होते हैं, इतनी इन्वेस्टिगेशन, इसलिए आपने देखा होगा मैं मैक्सिमम टाइम क्राइम ब्रांच को प्रेफर करता हूँ। मैं एडिशनल एसपी ग्वालियर क्राइम ब्रांच रहा, उससे पहले एडिशनल एसपी इंदौर क्राइम ब्रांच रहा, और फिर अभी जो यहाँ हूँ एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच हूँ। तो डिफरेंट केसेज आते हैं, इन्वेस्टिगेशन अलग अलग नेचर के होते हैं,
और इस समय साइबर फ्रॉड है, जो साइबर वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड है, वो तो इतना इंटरेस्टिंग है, इतनी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन होती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोगों की मदद कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप किसी को पैसा दो और किसी को डर दो, तो दोनों में से अगर आप कोई बोलेगा क्या लेना चाहोगे, तो व्यक्ति कहेगा मेरा डर खत्म कर दो, क्योंकि डर व्यक्ति को खत्म कर देता है। भय में अगर कोई व्यक्ति है तो कितना ही उसको पैसा दे दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम उस भय पे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम काफ़ी लोगों की मदद कर पाते हैं अगर एक पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छे से काम करे, बहुत सेंसिबली काम करे और सहानुभूति के साथ काम करे और विक्टिम को विक्टिम मानते हुए काम करे, तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों की मदद हम कर पाते हैं। तो मैं अब बहुत लकी हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि प्रकृति जो देती है वो बाय एंड लार्ज वो बहुत अच्छा सोच के रखती है आपके लिए, वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। सर आपका थोड़ा रूटीन बताए ना, आप कैसा है आपका रूटीन सुबह पहले से मेरा रात तक रूटीन का? रिलेशनशिप कैसा है सर आपका? रूटीन और रिलेशनशिप दोनों। तो रूटीन मैं बताता हूँ। पहले मेरा रूटीन था, रात को 2-3 बजे सोता था मैं, मॉर्निंग में 9-10 बजे उठता था, पर 3 बजे तक पुलिसिंग करता था मैं, और उसके बाद फिर सुबह 9-10 बजे उठता था, फिर पुलिसिंग। तो अब क्या हुआ कि मेरा 2023 में 23 में ग्वालियर जब एडिशनल एसपी था तो मुझे अटैक आया था, हार्ट का एक अटैक आया था, कार्डियक अरेस्ट आया था। तो फिर उसमें उसके बाद थोड़ी सी लाइफ चेंज हो गई है मेरी। अब मुझे रात को 10 बजे सो जाता हूँ, मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाता हूँ और फिर वर्किंग करता हूँ। तो चूंकि मेडिसिन लेनी होती हैं तो फिर मुझे ये सब फॉलो करना पड़ता है। तो बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं। और रिलेशनशिप की तो मैं चूंकि अच्छा, रिलेशनशिप का मैंने इसलिए भी पूछा कि जनरली एक हाई वैल्यू मेल जो होता है ना वो बहुत डिमांड में होता है। तो आपका कैसा रहा स्कूल कॉलेज के टाइम? गर्लफ्रेंड्स या आपको तो बड़े लोगों ने लड़कियों ने अप्रोच किए होंगे? और नहीं किया था। अरे ऐसा क्यों? इनफैक्ट मैंने खुद किया था, मतलब मैं भी नहीं कर पाता था, बोले नहीं पाता था। एक्चुअली में हम छोटे स्कूल्स में थे, फिर बड़े स्कूल्स में आए। ग्वालियर में जब स्कूल में गया तो फिर काफ़ी डिफरेंस था क्लास का, और कई लोग काफ़ी डिस्क्रिमिनेट करते थे कि मैं मुरैना का था। तो बहुत ज़्यादा बस कोशिश करते थे, सोचते रहते थे, लेकिन कभी किसी से कह नहीं पाए। जब मैं 11th में था तो एक लड़की थी, तो वो मुझे अच्छी लगती थी। तो मैं सोचता था कि इसको प्रपोज करूँगा। तो फिर मेरे फ्रेंड्स थे, मुझे थोड़ा सा फ्रेंडशिप होती है ना, तो फ्रेंडशिप में लड़के बोलते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। उसके लिए फिर मैं 6 महीने मैंने कोशिश की। 6 महीने के बाद 6 महीने में उसको रोक पाया। वो साइकिल से जाती थी, तो वो ट्यूशन से पढ़ के आती थी। तो 6 महीने तक मैं रिहर्सल की कैसे रोकना है, और कई दिन मेरे खाली चले गए। फिर एक दिन मैंने उसको रोका, उसने बोला यस, तो मैं भूल गया मुझे क्या कहना था। फिर मैंने बोला कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो उसने बोला फ्रेंड्स तो हम हैं पहले से ही। तो मैंने कहा ये बात सही है, ठीक है मैं जाऊँ। तो इतनी सी चीज़ें थी, तो बहुत ज़्यादा पता भी नहीं रहता था चीज़ों का। फिल्में देखते थे, फिल्मों से ही प्रभावित रहते थे, तो ऐसा कुछ था नहीं। एक ऐसी चीज़ सुनने में आती है सर अक्सर कि एक पुलिस में इसका ये लाइफ होता है ना, उसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, रूटीन बहुत डिस्टर्ब रहता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फ़ोन बजता रहता है। आपकी पर्सनल लाइफ तो काफ़ी अफेक्ट होती होगी। बिल्कुल 100%, इसमें कोई शंका नहीं है। कैसे आप मैनेज करते हैं? नहीं, घर की मैनेज लाइफ नहीं हो पाती। देखिए, आपको एक जगह अगर आप फोकस करेंगे, फोकस अगर आपका शिफ्ट होगा एक जगह, तो दूसरी जगह से आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे जो पेंडुलम होता है, आप अगर एक जगह करोगे दूसरी जगह आपका बैलेंस नहीं बनेगा। आप मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो चीज़ों को। और प्रायोरिटी एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो फील्ड में आप रहते हैं तो कई लोग परेशान होते हैं, कई लोग इतने दुखी होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी अपने आप आपकी जॉब हो जाती है। पुलिस की जॉब ऐसी है जिसमें आपको पूरा फोकस्ड होकर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोग लड़ाई झगड़ा, मर्डर्स होते हैं, चोरी लूट डकैती, लोग डिस्टर्ब हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, साइबर फ्रॉड में हैं, परेशान हैं, महीनों तक परेशान हैं। ऐसी स्थिति में आपको उनको डील करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको फोकस्ड रहना होगा। आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा उनको। तो निश्चित रूप से फैमिली लाइफ अफेक्टेड होती है। स्पेशली फिर मेरी वाइफ भी चूँकि पुलिस में ही है, वो भी ACP है, DSP है, तो वो भी पुलिस में है। तो ऐसी स्थिति में, और एक बच्चा है हमारा, वो अभी 5.5 साल का हो गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दोनों को बुलाना चाहिए था और हाँ, मुझे जानना चाहिए था कि अगर एक कपल, अगर दोनों हायर अथॉरिटीज़ हैं, अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, एक बिजी लाइफ जी रहे हैं, तो वो कैसे बैलेंस रखते हैं? क्योंकि ये एक बड़ी इंस्पिरेशन, क्योंकि सर लंबे टाइम से 8 सालों से मैं रिलेशनशिप पे काम कर रहा हूँ।
तो देखते हैं कि 9 to 5 जिनका एक सिंपल सा जॉब है ना, वो कपल भी मैनेज नहीं कर पाता एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को। तो वैसे में इस तरह के लोग जो इस तरह की पोजीशन पे होते हुए भी परिवार को संभाल रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हो, देखिए इंस्पिरेशन परिवार है। का सपोर्ट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे वाइफ है, वाइफ को काफ़ी सपोर्टिव है मेरी, और वो काफ़ी चीज़ें देखती है। चूँकि अभी RAPTC में पदस्थ है, तो चूँकि उसका टाइम स्पेसिफिक टाइम वाला जॉब है, और मैं चूँकि फील्ड में हूँ तो मेरा भी अभी स्पेसिफिकली टाइम ही है, क्योंकि सर जो कमिश्नर सर है, सीनियर ऑफिसर है, वो 9 बजे के बाद सामान्यतः मुझे नहीं करते, उनको मालूम है कि मेरी मेडिसिन चल रही हैं। बट फिर भी वो काफ़ी सपोर्टिव है, और उसकी फैमिली वाले भी हैं, तो चूँकि वो भी मेरे साथ रहते हैं, तो बच्चा है तो वो स्कूल भेजना, जैसे मैं अभी आना था पॉडकास्ट के लिए, तो मैं हो गया, वाइफ तैयार होती, तो मैंने बोल दिया कि तुम बच्चे को छोड़ देना, क्योंकि आज मुझे जाना पॉडकास्ट के लिए, तो वो छोड़ते हुए चली जाएगी, आज उसको फायरिंग रेंज पे जाना है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो आपको कोऑर्डिनेशन बैठाना ही होगा। हाँ, समन्वय चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप न केवल फैमिली में, किसी भी रिलेशन में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, फ्रेंडशिप में भी लेकर, अगर बॉस और सबऑर्डिनेट्स में, सभी जगह अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप फेल रहेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि सभी की प्रायोरिटी अलग अलग होती है, सबकी लाइफ के फोकस अलग अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ से बैठा के लाइफ को बेहतर करना होगा। एक चीज़ तो होती है कि एक नॉर्मल पुलिस जो हम देखते हैं, और एक उसमें भी एक साइबर क्राइम वाला, या सॉरी जो क्राइम ब्रांच वाला विंग है, ये कैसे अलग है? ये क्राइम ब्रांच बेसिकली किस किस तरह के मामले? देखिए क्राइम ब्रांच काफ़ी डेकोरेटिव है और हाईली डिग्निफाइड होती है क्राइम ब्रांच। अगर आप देखेंगे तो क्राइम ब्रांच मुंबई, क्राइम ब्रांच दिल्ली, इंदौर क्राइम ब्रांच, स्पेशली मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो इंदौर क्राइम ब्रांच सभी क्राइम ब्रांच में बड़ी डेकोरेटिव मानी जाती है और डिग्निफाइड है। ऐसे मामले चूँकि थानों पे कई काम रहते हैं, थानों पर आप देखेंगे तो VIP ड्यूटी है, गश्त भी है, उनकी कानून व्यवस्था को संभालना है, उनको रूटीन डेली रूटीन के काम ही उनके इतने होते हैं, तो कई ऐसे सेंसिटिव क्राइम होते हैं, तो जिसको ऐसा लगता है कि एक कमिटेड टीम चाहिए, तो ऐसे केसेज, सेंसेशनल जो केसेज होते हैं वो क्राइम ब्रांच में आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम होते हैं उस पर क्राइम ब्रांच काम करती है। अगर कोई सनसनीखेज डकैती हो गई, सनसनीखेज लूट हो गई, कोई सेंसेशनल मर्डर हो गया, तो तत्काल क्राइम ब्रांच उसमें एक्ट करती है, क्राइम ब्रांच उसमें फिर सामान्यतः क्राइम ब्रांच में ऐसे लोग जिनका जो इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है वो जमीनी मुखबिरी काफ़ी अच्छी हो, जो एक्सपर्ट हों, सामान्यतः क्राइम ब्रांच में उनको लिया जाता है और उनको परफॉर्म करना होता है। बेसिकली क्राइम ब्रांच में आप रह के आप टाइम पास नहीं करते, आपको पर डे रिजल्ट देना होता है। आज भी हमने मतलब डेली हमें रिपोर्टिंग करनी होती है, डेली हमें कुछ ना कुछ करना होता है। आज भी हमने E-सिगरेट पकड़ी है, जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी फिर उसमें बताया जाएगा। तो E-सिगरेट, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल, ये कहें बहुत स्किल्ड होती है क्राइम ब्रांच क्राइम को डील करने में। सर एक होता है ना कि एक हमने कुछ टाइम पहले एक टर्म सुनी थी, हाउस अरेस्ट, कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते। अब ये डिजिटल अरेस्ट आ गया है, क्या है ये डिजिटल अरेस्ट? अगर उसकी सिंपल डेफिनेशन, जैसे अगर अपन डिक्शनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ऑक्सफोर्ड और ये जो डिक्शनरी के हिसाब से अगर देखें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे CBI, ED क्राइम ब्रांच बनकर लोगों को भय दिखाकर वीडियो कॉल पर इन्वेस्टिगेशन के नाम से ट्रैप करके जो धन कमाया जाता है उसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी सिम का गलत इस्तेमाल हुआ है, आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, और आपके कुरियर में इलीगल ड्रग्स है, इस तरह के फ़ोन करके उनको वीडियो कॉल पे लेते हैं। स्काइप वीडियो कॉल पे ले सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ले सकते हैं, एनी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जैसे वीडियो कॉल कर सकते हैं उस पर लेकर, और फिर बोलते हैं कि अब आप गेट बंद कर दीजिए, खिड़की बंद कर दीजिए, अब आप वीडियो कॉल को काटेंगे नहीं, आप वॉशरूम नहीं जाएंगे, आप खाना नहीं खाएंगे बिना परमिशन के, यू आर डिजिटली अरेस्ट जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो उसको धीमे धीमे करके उसको भय उस पर डोमिनेंट होते चले जाते हैं और फिर उसको, और जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा कि भय और ओवर एक्साइटमेंट, ये दो चीज़ें ऐसी है जिसमें हमारे सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। फिर सामने वाला जो कहता है फिर हम वो करते चले जाते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि मुझे पता नहीं क्या हुआ था उस समय, जैसा वो बोल रहे थे कि OTP बताओ तो OTP बता दिया, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं सम्मोहित हो गया था। बट सम्मोहित ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके खुद के सेंसेस, चूँकि आप भयभीत हो गए थे, खुद के सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया, तो फिर आप सामने वाला जो कहेगा वो आप करेंगे। इसलिए स्वयं को कंट्रोल रखना इमोशनली ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो डिजिटल अरेस्ट के केसेज में
अवेयरनेस क्रिएट की गई। इवन हमारे जो आदरणीय जो महामहिम है, जो प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने भी मन की बात में डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता उसमें काफ़ी ज़्यादा बोला था, जिसमें कि काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट हुई थी और सबने अपने अपने स्तर पर इसको अवेयरनेस को क्रिएट किया गया। फिलहाल डिजिटल अरेस्ट के मामले अभी मैं आपको बता दूं 1 जनवरी से लेकर और अभी तक का जो टिल डेट लगभग 2 महीने हो गए हैं, अभी क्राइम ब्रांच में सिंगल मामला डिजिटल अरेस्ट का नहीं आया है। ये 2024 में काफ़ी ज़्यादा हाइप पर था, काफ़ी केसेस थे। 2024 में मोर देन 80 केसेज आए थे क्राइम ब्रांच से, बट फिलहाल अभी अवेयरनेस काफ़ी क्रिएट की गई है, स्प्रेड की गई है, तो उससे अभी फिलहाल डिजिटल अरेस्ट के मामले थम गए हैं। तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई प्रैक्टिस होती ही नहीं है किसी भी कानून में, कहीं भी नहीं है। देखिए, अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो फिर सामने वाला वो जानता है, आपको उसको विश्वास करना पड़ेगा। हाँ। पहले लोग जो इस बात को बड़ा अच्छा मानते थे, कई लोग आपने जीवन में देखा होगा ऐसे कहते हुए नजर आते हैं, ईश्वर की कृपा है मैं कभी थाने नहीं गया। तो जब आप थाने नहीं गए हो तो आपको ये भी पता नहीं होता अरेस्ट क्या होता है, जब अरेस्ट क्या होता है तो डिजिटल अरेस्ट क्या होता है ये भी पता नहीं होगा। तो कई बार हमें पता नहीं होता, इसका फायदा उठाते हैं और आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव टू बी अवेयर एज ए विजिलेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी कि क्या क्या प्रैक्टिसेज हैं, हमें थोड़ा सा जागरूक रहने की जरूरत होती है। मेरे पास कुछ दिन पहले एक कॉल आया था कि सर आपने 2015 में एक इंश्योरेंस लिया था, 50,000 आपने ये उसका किस्त डाला था जो अब 1,18,000 हो गए हैं, पर फिर आपने बाद में किस्त बंद क्यों कर दी, आप इसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो बात इस तरह से कर रहा था कि पहले तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि 1,18 तो हो गए हैं और बंद हो गया है, तो मैं ये सोचने की जगह कि अब क्या किया जाए, शायद मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं अपना पैसा ले सकता हूँ। ये इस तरह के क्राइम या इस तरह की चीज़ें भी बेहिसाब चल रही है सर। देखिए, अगर आप देखेंगे तो मनुष्य कहीं ना कहीं, कई लोगों में एक ग्रीड होती है, लालच होता है। जैसे पैसे का ऑफर दिया जाता है, ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहक जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को। अभी एक केस आया था रिसेंटली, एक महिला थी रिटायर्ड प्रोफेसर और 67 ईयर ओल्ड। तो उसके साथ यही इंसिडेंस हुआ था 2023 में दिसंबर में। उसके पास एक कॉल आया कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, एसबीआई का इंश्योरेंस का ऑफिसर बोल रहा हूँ मैं, और आपकी जो पॉलिसी है वो उसमें अभी प्रीमियम उसमें भरा जाना है, डिपॉजिट कर दीजिए आप और सरेंडर कर देंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, काफ़ी पैसा है। जबकि उसकी पॉलिसी 2007-8 में थी, वो ऑलरेडी 2015 वगैरह में सरेंडर होकर पैसा मिल चुका था, पर उसको लगा कि शायद कोई और पॉलिसी रही होगी। तो धीमे धीमे उससे बात करती रही। आप सोचिए, पेशेंस इनका तो ठीक है, पर उस साइबर फ्रॉडस्टर का पेशेंस देखिए, फ्रॉड करने वाले का। 2023 दिसंबर में उसने कॉल किया, 2024 पूरा निकल गया, 2025 फरवरी में, 15-16 फरवरी में, 20 फरवरी तक महिला को ये पता चला, जब पैसे पूरे खत्म हो गए, कि ये फ्रॉड है, तब जाके वो कंप्लेंट लिखाने आई। 96 लाख का फ्रॉड हुआ। पर आप ये देखिए कि पेशेंस, कोई भी व्यक्ति, किसी को जल्दी नहीं है। मतलब अगर मैं ये समझूं कि इमोशंस को कंट्रोल, जो सबसे बेहतर कंट्रोल करके रखते हैं, फ्रॉडस्टर कंट्रोल करके रख रहा है। उसने कोई भी तेजी, जल्दबाजी नहीं दिखाई, धीमे धीमे करके उससे खेल रहा था, उसकी भावनाओं को उसको समझ रहा था, उसको रीड कर रहा था, उसके रीड करके वो कैसे रिएक्ट करेगी उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके, उसको पूरा समझ के फिर वो गेम प्ले कर रहा था। और उसने 1.25 साल तक उसने पेशेंस नहीं खोया, क्योंकि पैसा ही इस महिला पे खत्म हो गया। अगर और पैसा होता तो वो उससे और डील करता रहता। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति, अगर आप देखेंगे, समूह में होता है तो भयभीत नहीं होता, ताकतवर होता है वो। लेकिन जैसे ही अकेला होता है तो जो आपकी वीकनेस होती है, जब आप अकेले होते हो तो आपकी वीकनेस रिफ्लेक्ट होती है। उस वीकनेस को एक्सप्लोर करने का काम कर रहे हैं साइबर फ्रॉडस्टर। किसी में डर का, अगर डिजिटल अरेस्ट में देखें तो डर को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, इंश्योरेंस को लेकर फ्रॉड है, तो इसमें आपकी ग्रीड को लेकर कि आपको प्रॉफिट चाहिए, आप थोड़े से ही लालच में, अगर आपको वो फेंका जाए, थोड़ा सा भी अगर लालच दिया जाए तो आप उसमें ट्रैप हो सकते हैं। तो वो आपकी वीकनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, कई लोग सेक्सटॉर्शन में ट्रैप होते हैं। तो जैसे किसी सुंदर लड़की का डीपी लगी हुई है व्हाट्सएप पर, हाई का मैसेज भेज दिया, प्रोफाइल पे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैसेज भेज दिया, हजारों लोगों को मैसेज भेजा जाता है, लेकिन कई 100 लोग उसको रिप्लाई करते हैं। तो वो वीकनेस को एक्सप्लोर किया, उन्होंने लस्ट है।
उनको वीकनेस को एक्सप्लोर किया उन्होंने, तो और वो ट्रैप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉडस्टर इमोशनली इसको डील कर रहे हैं, वो आपकी वीकनेस को समझ रहे हैं और वीकनेस को एक्सप्लोर करके आपको टारगेट कर रहे हैं। बहुत ही खूब। एक मामला कुछ टाइम पहले मेरे पास आया था। इस तरह के रैकेट भी काफ़ी चलते रहते हैं। बेंगलोर का वो केस था कि डेटिंग ऐप पर लड़की लड़के को मिली, वही जो आपने बात बोली पेशेंस वाली, कि वो लड़की मिली, उन्होंने महीने 2 महीने खूब बातें की, फिर बात करते करते सेक्सटिंग होना शुरू हो जाती है, फिर मिलना जुलना, कॉफ़ी पीना, ये सब चीज़ें चल रही है। अच्छा, जो एक प्रवृत्ति है एक मेल की, एक आदमी की जो प्रवृत्ति होती है, वो इतने टाइम में एक तरह से वो पुश शुरू कर देता है कि अब हम पर्सनली थोड़ा मिलें और हम एक दूसरे के फिजिकली क्लोज जाएं। लड़की ने उस चीज़ को थोड़ा पुश भी किया, बहुत ऑथेंटिक और जेन्युइन केस दिख रहा है, और चलता रहा 3, 4, 5 महीने, 6 महीने तक वो ऐसा चलता रहा। ओयो रूम्स में मिल रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। एक बार जब वो इंटीमेट हुए, नेक्स्ट डे ही लड़की के एंड से एक व्यक्ति उसे फ़ोन करके कह रहा है कि आपकी ये फुटेजेस हमारे पास है और इतने पैसे आप इमीडिएट इसी कॉल पर ट्रांसफ़र कीजिए, नहीं तो आपके जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनको अभी जस्ट मैं बिल्कुल मैसेंजर पर ही हूँ और वो वीडियो सेंड ही कर रहा हूँ। और व्यक्ति सोच रहा है, समझ रहा है, तब तक 1-2 लोगों को उसने भेज भी दिया और वो दिखा भी रहा है कि ये मैंने सेंड किया, आप चाहे तो फ़ोन करके पूछ लीजिए, बोलो तो अनसेंड कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। और लोगों को इस लेवल पे प्रेशर क्रिएट करके उनसे पैसा छीना जाता है। इस तरह के केसेस भी आपने देखे ही होंगे। क्या रिलेशनशिप वाले मामलों में या डेटिंग वाले मामलों में भी इस तरह के फ्रॉड या ऐसे रैकेट्स चलते हैं? इसमें 3-4 तरीके के फ्रॉड है डेटिंग एप्स में। क्या होता है, डेटिंग एप्स हो या मैट्रिमोनियल अगर साइट्स हो। अभी एक केस आया था मेरे पास मैट्रिमोनियल का, मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस। युवती थी, जिसकी शादी नहीं हुई थी, और उसने मैट्रिमोनियल साइट से उसने प्रोफाइल थी, अपने आप को NRI बताया और रशिया में हूँ, और उससे बात करता रहा 1 साल तक, और अपने आप को मालूम है क्या बताता रहा, मैं रशियन में हूँ, फोर्स में हूँ, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, युद्ध में भी हूँ मैं, और उससे बात करता रहा। 20 लाख रुपए उसने उसको, मुझे कैंसर हो गया है, मुझे ब्लड चेंज होता है, वो इतना इमोशनली उससे अटैच हो गई। और वो खुद ही बहुत, और वो एक टीचर है वो लड़की, तो वो खुद ही मतलब बहुत पैसा नहीं था, फिर भी उसने इधर उधर से लेकर 20 लाख रुपए दे दिए। उसकी सिस्टर आई मेरे पास कि सर ऐसा हो रहा है, तो मैंने कि उसको लेके आओ, कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। लेकिन वो मानी नहीं, उसको विश्वास नहीं था, अपनी सिस्टर पर भरोसा नहीं था, और उसने फिर फाइनली जब पूरे तरह से, जब वो पूरा समझ गई, 10 लाख और दे दिए उसने, 30 लाख रुपए का उसके साथ फ्रॉड हो गया। तब जाके वो आई और उसने कंप्लेंट रजिस्टर कराई। क्या होता है कि अगर हम देखेंगे हमारी जो टेंडेंसी है, हम लोगों की टेंडेंसी, हम लॉजिक्स पर कम, चमत्कारों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हम हमेशा अज्ञात पे भरोसा करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं बनूंगा, कोई ना कोई मेरे लिए जरूर एक राजकुमारी होगी, एक जॉब जिस दिन, एक दिन मैं ऐसा करूंगा, एक दिन। हर अज्ञात पे हम भरोसा करते हैं। हम लॉजिकल जो रीजनिंग होती है उस पर भरोसा कम करते हैं। सामान्यतः हम चमत्कारों पर भरोसा करते हैं। तो ऐसी डेटिंग ऐप में क्या है, प्रोफाइल्स जो बना लेते हैं, फेक प्रोफाइल बनाते हैं। फेक प्रोफाइल बनाकर उसमें 3-4 तरह के फ्रॉड होते हैं। नंबर 1, आपसे जैसे कि जो इंदौर में हुए हैं, डेटिंग ऐप पे फ्रेंडशिप हुई, बातचीत हुई, बुलवा लिया कि आप आ जाओ, अपन रेस्टोरेंट में मिलते हैं बाईपास पर। बाईपास से बुलवाया, वो लड़की 2-3 लड़कों के साथ थी, उनके साथ मारपीट की, लूट करके चले गए। पहला फ्रॉड। दूसरा फ्रॉड इस तरह होता है कि आपके साथ फ्रेंडशिप होगी डेटिंग ऐप में, और फिर एक रेस्टोरेंट में जाएंगे और 50,000-60,000 का बिल लगवा देगी वो लड़की। वो होटल वाले मिले रहते हैं उसमें, बैरे और जो लोअर स्टाफ होता है। तो इस तरह आपको परेशान किया जा सकता है। थर्ड होता है कि आपकी फ्रेंडशिप होगी और आपके रिचार्ज कराना, गिफ्ट लेना, और लगातार ये चलता रहेगा कई महीनों तक। फोर्थ जो कोई आपने बताया है, आपकी लगातार बात चलती रहेगी और ऑनलाइन आपकी बात चलती रहेगी, फिर वीडियो कॉल पे वो टर्न हो जाएगा, वीडियो कॉल पे फिर ऑप्शन, अब वो फिर वो ऑप्शन एक्ट करने लगते हैं, फिर काफ़ी क्लोज आते हैं वीडियो कॉल पर ही, और वीडियो कॉल पर आने के बाद फिर वो वीडियो बन जाता है। तो वीडियो बनने के बाद फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। ये सेक्सटॉर्शन होता है। और मैं आपको बताऊं कि 2024 में अगर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ऑल ओवर इंडिया में NCRB पोर्टल पर देखेंगे, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, तो अक्टूबर नवंबर तक सबसे ज़्यादा जो थी वो सेक्सटॉर्शन की थी।
पैसा कम गया था ऐसे, पैसा सबसे ज़्यादा गया था इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में। जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में पैसा सबसे ज़्यादा गया था विक्टिम का। लेकिन अगर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स की बात करें तो ये सेक्सटॉर्शन में ये काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैप हुए हैं। ये सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है सर? सिंपल सिर्फ अवेयरनेस या सिंपल सॉल्यूशन है। हाँ। नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री एंड इजी। आपको अर्न करना होता है। अगर कोई कह रहा है कि आपको ऑफर दे रहा है इन्वेस्ट करिए, 100% मुनाफे की गारंटी, तो 100% मुनाफे की गारंटी तो एलन मस्क भी नहीं दे सकता। 100% अनरियलिस्टिक रिटर्न दे रहा है कोई आपको। तो ये पहले भी करती थी कंपनियां, चिटफंड कंपनियां होती थी कि 1 रुपए के 3 रुपए 1 साल में 2 साल में दोगुना कर देंगे, और पैसा लिया लोगों को भाग गए। तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। तो जो लोग लालच में आ जाते हैं तो उनको ये समझना होगा, अगर कोई कंपनी अनरियलिस्टिक रिटर्न दे रही है, एक आईफोन की कीमत में 3 आईफोन की एक ऑफर आया है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। कोई ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट पर अगर कोई एक प्रोडक्ट की कीमत 500 है, दूसरे पे 489 है, थर्ड पे 475 है, दैट्स ये रियलिस्टिक है। बट उसी प्रोडक्ट की कीमत कहीं 150 है, तो आप समझे ना कि आपको ट्रैप किया जा रहा है। तो जहां अनरियलिस्टिक रिटर्न्स मिल रहे हों, जहां ल्यूक्रेटिव ऑफर मिल रहे हों, वहां आपको रुकना है, ठिठकना है, देखना है, वेरीफाइड करना है। आफ्टर वेरिफिकेशन तब आपको आगे बढ़ना है। कोई ऐसी व्यवस्था हमारे पास है जहाँ पर मान लीजिए अगर मुझे कोई कॉल आया है या कोई एसएमएस आया है, तो किसी जगह जाकर मैं वेरीफाई कर सकूं कि ये नंबर या ये जो लिंक है या ये जो भी मेरे पास जिस भी तरह से मैं अप्रोच किया गया है, इसको मैं वेरीफाई कर सकूं कि ऑथेंटिक है या नहीं? देखिए, इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ प्लेटफॉर्म्स। हाँ। एक virustotal.com करके वेबसाइट है, जिसमें अगर हम किसी वेबसाइट या लिंक का URL डालेंगे तो वो स्कैन करके, उसमें more than 50 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो स्कैन करके बता देंगे ये फिशिंग वेबसाइट है या फिशिंग लिंक है या नहीं। क्या आपने नाम बताया सर? virustotal.com। virustotal.com। सेकंड मैं आपको बताऊं, अभी साइबर दोस्त जो है i4C ने एक साइबर दोस्त ऐप जारी किया है। i4C ने साइबर दोस्त, हालांकि वो अभी एक इनिशियल स्टेज में है, कुछ बग्स वगैरह आ रहे हैं तो अभी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी उसको रिकवर कर लेंगे। तो वो बड़ा अच्छा ऐप है साइबर दोस्त ऐप। उसमें क्या है, आप कोई भी नंबर आता है, आप नंबर डालिए उसमें, और उसमें स्कैन करके बता देगा ये स्कैमर का नंबर है या नहीं। कोई वेबसाइट की लिंक डालिए, कोई अकाउंट नंबर डालिए, तो बता देगा स्कैन करके कि स्कैमर का है या नहीं। एक मोबी आर्मर ऐप आता है, मोबी आर्मर ऐप, ये भी एक ऐप है, तो वो भी आपको ये ट्रैक करके बता देगा, क्योंकि उनमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो स्कैन करके बता देते हैं कि ये स्कैमर का नंबर है या नहीं। दूसरा, अगर आपके पास फ्रॉड हो जाता है तो आपको तत्काल 1930 कॉल करना ही है। 1930? हाँ, 1930 आपको कॉल करना है अगर फ्रॉड हो जाता है। अगर फ्रॉड नहीं होता है लेकिन फ्रॉड करने की कोशिश की गई है, तो वो नंबर, वो लिंक, आप चच्छू पोर्टल है एक, sancharsati.gov.in का चच्छू पोर्टल है, आप चच्छू पोर्टल पर उसकी रिपोर्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। तो 5 या 6 नंबर अगर जगह से कंप्लेंट उसी लिंक की आ गई या उसी नंबर की आ गई 5-6 जगह, तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो एक चच्छू पोर्टल है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल खो गया है, तो CEIR पोर्टल है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये CEIR पोर्टल है। इस पोर्टल में आप स्वयं अपनी सिम को भी बैठे बैठे अपने नंबर को भी वहाँ बंद करा सकते हैं और अपनी IMEI को भी ब्लॉक करा सकते हैं। तो CEIR पोर्टल है। इसके अलावा कई बार आपके पास फ़ोन आते हैं कि आपकी सिम बंद हो चुकी है और 2 घंटे में सिम बंद हो जाएगी, उसमें इलीगल एक्टिविटी हुई है, आपके नाम का आधार कार्ड लगा हुआ है, तो आप एक टेफकॉप एक पोर्टल है, इसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से या आपके आधार कार्ड से ऑल ओवर इंडिया में कितनी सिम रन कर रही हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जो नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो वो आपको डालना होगा, तो पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा कि आपके नाम से कितनी सिमें चल रही हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो उनको आप बंद भी करा सकते हैं उसी पोर्टल से। और इसके अलावा अगर आप कोई मोबाइल खरीदते हैं, कभी भी सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं, तो उसकी IMEI को आप सर्च करने के लिए KYM, ये KYM एक और पोर्टल है, नो योर मोबाइल। आप उसमें IMEI को डालें, जो खरीद रहे हैं मोबाइल को, IMEI को अगर आप डालेंगे तो आप पाएंगे
कि जहाँ इंडिया में अगर उसकी कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, एफआईआर में है, चोरी का है कि लूट का है, तो उस पोर्टल से आपको पता चल जाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास अवेलेबल है लेकिन लोगों को पता नहीं है। जैसे ही मोबाइल खो जाता है तो घबरा जाते हैं, क्या करें और परेशान होते हैं। कहीं कंपनी पे जाते हैं एयरटेल की, अगर सिम एयरटेल की है या वोडाफोन की है, फिर एप्लीकेशन देते हैं। आपको सक्षम है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, बट हमको इसके बारे में जागरूक रहना है, इनको पता करना है। दैट इज द पॉइंट। दो चीज़ें मेरे मन में आ रही सर। एक तो जो पैसा लोगों का चला जाता है किसी भी तरह से, कितनी देर में अगर कंप्लेंट हो जाए या एक्शन हो जाए तो वो पैसा वापस आने की कितनी पॉसिबिलिटी होती है, और क्या वाकई में वो पैसा आ जाता है? देखिए, अगर शुरू के 1 घंटे में गोल्डन आवर वही रहता है, बल्कि मैं 1 घंटा भी नहीं कहूँगा, एज सुन एज यू रियलाइज दैट यू आर विक्टिम ऑफ साइबर फ्रॉड, इमीडिएटली कॉल 1930। इसमें क्या होता है, आपने इमीडिएटली कॉल कर दिया तो वो अगले 15 से 20 मिनट में वो सारे अकाउंट, बैंक के अकाउंट जिनमें आपका पैसा गया है, तत्काल वो होल्ड हो जाएगा, वो ब्लॉक करा देंगे उन अकाउंट्स को। तो जो फ्रॉडस्टर है उसके पास समय कम बचता है पैसा ड्रॉ करने का, कहीं फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, वो सारे बैंक अकाउंट्स को होल्ड करा देते हैं, ब्लॉक करा देते। तो क्या होता है कि साइबर फ्रॉडस्टर के पास पूरा पर्याप्त समय नहीं मिल पाता पैसा निकालने का, तो पैसा अपन को वापस मिल जाता है। 2023 में क्राइम ब्रांच ने 5 करोड़ रुपए विक्टिम के वापस कराए थे, और 24 में 14 करोड़ 20 लाख रुपए वापस करा चुके हैं। पर ये वो विक्टिम है जिनको पता था कि अगर उनके साथ फ्रॉड हो जाए, डैमेज हो जाए, तो मिनिमाइज कैसे किया जाए उस डैमेज को, 1930 पर तत्काल रिपोर्ट करना है। और जो दूसरी चीज़ मेरे जहन में आ रही थी वो ये कि ये जो फ्रॉडस्टर है या इस तरह के जो रैकेट चलते हैं, इनको हम लोग कितना पकड़ पा रहे हैं या कितना इनको ट्रैक कर पा रहे हैं, या इनको क्या हम लोग वो सज़ा दे पा रहे हैं, या फिर ये हमारे रीच के बिल्कुल बाहर है, बस हम अवेयरनेस ही बढ़ा सकते हैं? नहीं, उनके मन में भी कोई डर या कोई थ्रेट है कि पुलिस जो है वो उतना एग्रेसिवली काम कर रही है कि उन्हें भी सोचना पड़े? हाँ, मैं आपको बताऊं, जैसे हमारी क्राइम ब्रांच की 3-वे अप्रोच है हमारी साइबर फ्रॉड से कम्बैट करने की। 3-वे अप्रोच। वन अप्रोच इज टू क्रिएट अवेयरनेस, जिसके लिए मैं लगातार, आपने देखा होगा मेरे लगभग 475 सेशन हो गए हैं, लगातार स्कूल, कॉलेज और विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में, बैंकों में जाकर सेशंस लेना, लोगों को इस बारे में जागरूक करना, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना, पॉडकास्ट के जरिए भी और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी लोगों को अवेयर करना। तो फर्स्ट है हमारा अवेयरनेस, डैमेज ना हो। सेकंड है हमारा, अगर डैमेज हो गया तो उसको मिनिमाइज कैसे करना है, 1930। तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको ब्लॉक कराया जा सके, उन अकाउंट्स को, बैंक अकाउंट्स को, जिससे कि पैसा उनका वापस मिल सके, पूरा नहीं तो कम से कम जितना भी वापस कराया जा सके, तो डैमेज को मिनिमाइज करने की। एंड थर्ड इज एफआईआर करके केस रजिस्टर्ड करते हैं और आरोपी को पकड़ते हैं। 2024 में हमने 27 आरोपी पकड़े हैं डिजिटल अरेस्ट के, और लगातार हमारी टीम पकड़ रही है। अभी भी मेरी एक टीम दिल्ली में है और उसको भी कुछ सक्सेस मिली है, तो वो एक सेंटर पे गए हुए हैं। अभी जब तक पॉडकास्ट रिलीज होगा तब तक वो हो जाएगा। सेंटर पे उन्होंने दबिश दी है, तो एक सेंटर भी मिल गया है जहाँ से कॉलिंग होती है डिजिटल अरेस्ट की। तो लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं, और मोर देन 70 क्रिमिनल्स हमने 2024 में साइबर फ्रॉड के पकड़े हैं। पर ये बात और है कि अब ये थोड़ा सा और चैलेंजिंग होता चला जा रहा है। 3 केसेज में, एक केस में जो आईपी एड्रेस आया है वो लाओस का आया है, एक केस में कंबोडिया का आया है, और एक केस में हांगकांग का आया है, जो टेलीग्राम चैनल का जो आईपी था। तो कहीं ना कहीं अब पैसा बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होके विदेशों में शिफ्ट हो रहा है। तो ये काफ़ी एक बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए, क्योंकि ये फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेंथी टास्क हो जाता है, क्योंकि आपको फिर विदेशों में इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर परमिशन आपकी नोडल एजेंसी सीआईडी से, सीआईडी फिर देन एमएच जो सीबीआई से, तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तब फिर बैक टू द इनिशियल प्रोसीजर विच इज़ वेरी सिंपल, टू क्रिएट अवेयरनेस। क्योंकि आपने अवेयरनेस अगर क्रिएट कर दी तो निश्चित रूप से उसमें काफ़ी फर्क पड़ेगा। इट्स अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस अवेयरनेस, बट हैव अ वेरी डीप इम्पैक्ट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर, ये बहुत होती है, और जब इस तरह के क्राइम हो जाते हैं या इस तरह की टेंशन हो जाती है, तो लोग जो करना है करने के बाद में जब उनको रातों की नींद उनकी उड़ जाती है, तो फिर वो एक कोच के तौर पर वो हमें अप्रोच करते हैं कि मैं कोप अप ही नहीं कर पा रहा हूँ इस सेंटिमेंट से। और वो ये कि ज़्यादातर लोगों की आदत होती है बहुत ही एक्सट्रीम पर्सनल पिक्चर्स अपने फ़ोन में रखने की। सेक्सटिंग के दौरान ट्रांसफ़र होते हैं फ़ोटोज़, यहाँ वहाँ भेजते हैं, और हम रेकमेंड करते हैं कि इस तरह की इतनी पर्सनल चीज़ें फ़ोन में हम ना ही रखें, अपनी भी नहीं और किसी और की भी नहीं। आपने बताया था कि फ़ोन हैक हो जाता है, कोई एपीके फाइल के बारे में आप कुछ बता रहे थे, आप प्लीज़ थोड़ा बताएं इस बारे में। देखिए, एक तो
मोबाइल आपका कंप्रोमाइज़ हो जाता है। आप कभी कभी भी कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, कोई लिंक को क्लिक कर लेते हैं, तो क्या होता है कि आपके जो परमिशन है माँगता है, पढ़ते हैं नहीं टर्म्स एंड कंडीशन को, एग्री, एक्सेप्ट, कंटिन्यू। जब भी आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो अल्टीमेटली वो क्या माँग रहा है, एग्री टू गिविंग एक्सेस टू माय मीडिया गैलरी, एग्री टू गिविंग एक्सेस टू माय कॉन्टैक्ट लिस्ट। एपीके फाइल से आपका कॉल फॉरवर्डिंग में मोबाइल चला जाता है और व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता है। और इसके अलावा कोई अननोन लिंक को अगर आपने क्लिक कर दिया तो स्क्रीन शेयरिंग ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाते हैं, आपका मोबाइल कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इनफैक्ट आपका मोबाइल खो ही गया और उसमें आपके ऐसे पिक्चर्स हैं, वीडियो हैं, तो व्यक्ति उसका यूज करेगा। मैं आपको बताऊं, अभी जो ट्रेंड मेरी समझ में आ रहा है, जो भी भीड़भाड़ वाले इलाकों से मोबाइल की जो चोरियां हो रही हैं, गैंग्स आती हैं, और मैंने कुछ मोबाइल्स की लोकेशन ली हैं, तो किसी की गुजरात आ रही है, किसी की पश्चिम बंगाल आ रही है। इट मीन्स ये मोबाइल्स को चोरी करके जो गैंग है ना, वो भी साइबर फ्रॉडस्टर तक पहुंचा रहे हैं। तो सोचिए, अगर जिस मोबाइल में आपके गिरी ही गया, चोरी ही चला गया, और उसमें आपके वीडियो फोटो हैं, जो इंटीमेट, जो किसी के भी प्राइवेट फोटो वीडियो होते हैं, तो क्या होगा। कभी भी मोबाइल में ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको फिर बताऊं, ऑनलाइन वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो कितना ही आपका क्लोज क्यों ना हो, पर जीरो ट्रस्ट पॉलिसी अगर आप ऑनलाइन अपनाएंगे तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे। आप कैरिड अवे हो गए, आप नहीं जानते हो कि कौन व्यक्ति आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। आप जिससे ट्रस्ट समझ के बात कर रहे हो, वो हो सकता है आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हो। आप जिससे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो और कभी कैरिड अवे हो जाते हो इमोशनली आप, और पता नहीं वो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होगा, और आप ऐसे ही इमोशंस में कैरिड अवे हो जाते हो, आप फोटो भेजते हो। आप ये सोचो कि अभी आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो आप एक दूसरे पर काफ़ी ट्रस्ट करते हो, वीडियो फोटो एक दूसरे को शेयर कर रहे हो। सोचो, जैसे ही हमने अपने जीवन में भी देखा होगा और ऐसे किस्से सुने होंगे, 6, 7, 8 तक राजू और संजू बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन 9th में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो जाता है तब फिर क्या टेंडेंसी होती है, एक दूसरे को डैमेज करना। और ऐसी स्थिति में अगर आपकी कोई इंटीमेट वीडियो फोटो उस व्यक्ति के पास है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ को वो, मतलब आपको बहुत परेशान कर सकता है वो। तो मेरे विचार से हमें अपना जो ऑनलाइन कंडक्ट वाला डिसिप्लिन रखना चाहिए। इवन हमने पॉर्न रिवेंज नाम का भी एक टर्म सुना है कि किसी के साथ रिलेशनशिप रही है और पर्सनल पिक्चर शेयर हुए हैं वो टाइम में जब बड़े मधुर संबंध रहे होंगे और एक टाइम के बाद जब इनफिडेलिटी हो गई या धोखा हो गया या अफेयरबाजी कहीं और हो गई और सामने वाला इस बात से खफा हो गया, नाराज़ हो गया, और वो थ्रेट दे रहा है कि अभी ये पिक्चर्स मैं यहाँ वहाँ डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और इस तरह से भी लोगों को डोमिनेट करते हैं कि तुम किसी और के साथ नहीं जा सकते या यहीं रहना पड़ेगा, या थ्रेट देते हैं, और लोग अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कितना ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी जो आपने कही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे किसी भी तरह से इस तरह की चीज़ों का एक्सचेंज ना करना मेरे ख्याल से सही है। क्योंकि इमोशंस आपके आज इमोशंस कुछ और हैं, कल जब चेंज होंगे तो कुछ और होंगे। ऐसी स्थिति में फिर वो आपके जो भी प्राइवेट वीडियो फोटो है उनका वो यूज कर सकता है आपके अगेंस्ट। एक रिसर्च बताती है कि 85% लोग अपने मन की सुनते हैं, यानी उन्हें जो अंदर से फील आ रहा है वो अपने दिल की सुनते हैं, और कंटेंट भी सोशल मीडिया पे वही कंज्यूम होता है जो आपके मन की बातों को सेटिस्फाई करे। सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो लॉजिकल थिंकिंग या रैशनल थिंकिंग रखते हैं, कि वो सही और गलत की बात करते हैं, वो सॉल्यूशन की बात करते हैं, वो अपने मन से नहीं चलते, जो जानते हैं कि मन तो यहाँ वहाँ हो सकता है ना, सही और गलत को सोच के चलते हैं। तो ये 15% लोग तो वो हैं सर जो अवेयर हो जाते हैं, जो जानते हैं कि क्या कदम उठाना है, क्या नहीं करना है। ये आप भी महसूस करते ही होंगे कि लोगों को कितना भी समझा लो, फिर भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनके नहीं समझ में आती है, वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं, परेशान हो ही जाते हैं। तो कोई क्राइम हो ही गया, कोई परेशानी हो ही गई है, हम भी जानते हैं कि अब उस डैमेज को रिकवर नहीं किया जा सकता, पर उस इंडिविजुअल की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो तो डैमेज हो रही है, या वहाँ पर जो परेशानी आ रही है, उस वायलेशन की जो फीलिंग है उसको वो कैसे कोप अप करे, क्या उसके लिए भी हम उन्हें किसी तरह से मदद करते हैं? जैसा कि आपने मन का बोला, मन चलायमान होता है। हाँ। अगर आप देखेंगे ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन, फोकस। तो जो लोग ध्यानी होते हैं, इस फील्ड में होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने मन को कंट्रोल करते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि मन चलायमान है। अगर मन आपको कहीं पहुंचाए, मन आपको जीवन में कहीं नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आज उसका ये विचार है, कल उसका ये विचार होगा, आज उसकी ये इच्छा है तो कल उसकी ये इच्छा होगी। तो मन की वजह से ही व्यक्ति परेशान होता रहता है, और इस मन को ही नियंत्रित करने को ध्यान कहते हैं। और ध्यानी लोग इस फील्ड में
यही फोकस करते हैं कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, मन को विचारों को नियंत्रित करना, वो ये काम करते हैं। जब फ्रॉड होता है किसी के साथ, तो न केवल वो फिजिकली डैमेज होता है, न केवल वो इकोनॉमिकली डैमेज होता है, फाइनेंशियली डैमेज, बल्कि वो मेंटली भी डैमेज होता है। आप सोचें, कोई भी व्यक्ति, अभी मैं आपसे 1 मिनट के लिए अगर आपके को भय आ जाए तो पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगेगा और थोड़ा सा वीकनेस सी लगने लगेगी, बॉडी एकदम शिथिल सी हो जाएगी। 1 मिनट का भय। और सोचो, एक व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट में 10-10 दिन तक, 7-7 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकला है, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? आई एम सॉरी टू से, बट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस इस पर काम नहीं करती, काम नहीं कर रही हैं, जो कि एक काम करना ही होगा। विक्टिमोलॉजी, जो विक्टिम की स्टडी करना, विक्टिम की स्टडी करने के लिए अभी हम क्या करते हैं, आया एफआईआर लिखी या ये किया, टीम भेज दी। हालांकि मैं आपको पर्सनली मैं बताऊं, हम लोग कोशिश करते हैं, हमारी पूरी क्राइम ब्रांच के और जितने भी जो लोग होते हैं, पहले उसको, और अब पुलिस करती भी है, पुलिस उसको करती है, मतलब कोशिश करती है, वो एम्पैथी रखती है उनके साथ, सहानुभूति रखती है, कोशिश करती है उनको कन्विंस करने की। क्योंकि मैं देखता हूँ हर 7 से 10 दिन में एक जो बड़ा फ्रॉड हुआ है, जो पैसा रिकवर नहीं हुआ है, विक्टिम आता है और फिर मुझे उनके साथ बैठना होता है, मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा उनके साथ चाय पीनी होती है, उनको समझाना होता है, उनको विश्वास देना होता है। अभी तो ये विश्वास दिया जाता है कि आपका पैसा वापस आएगा, लेकिन एक स्थिति वो भी आएगी जब ये भी पता चलेगा जो बाइनेंस ऐप के जरिए पैसा विदेश में चला गया, जिसकी अब रिकवरी के चांसेज धीमे धीमे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे कम होंगे। तो ऐसी स्थिति में मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए मुझे लगता है एक जो कंसेप्ट है विकास जी, जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसमें अपनी चर्चा भी हो चुकी है, जिसको अपन इम्प्लीमेंट भी करने जा रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसकी बेहद ज़रूरत है। ये लोग समझते हैं कि मॉडर्न टर्म में, ये मॉडर्न टर्म बिल्कुल भी नहीं है। पहले लोग इसको काउंसलिंग समझते थे कि उसकी मन की बात को समझना, फिर उसको वैसे ही समझाना। आप किसी भी व्यक्ति को, कम्युनिकेशन तब डन होता है जब आप अपनी बात को दूसरे को समझा पाए। मैंने कोई बात आपसे कह दी तो वो कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन इज डन व्हेन सामने वाले को आप समझा पाए अपनी बात को। ठीक उसी प्रकार हमें विक्टिम जब आता है तो हम विक्टिम के उस पार्ट को देखते हैं अभी कि क्या लॉस हुआ, कैसे फ़ोन आया, एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग जो होती है। लेकिन एक पार्ट ये भी है जो उसके इमोशंस का है, कैसे उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, कैसे वो ट्रैप का शिकार हुए। उसके बाद कई बार फरियादी आके रोते हैं कि सर मैं परेशान हो गया, मैं अब क्या करूँगा। कई लोग सोचते हैं कि सर अब मेरे पास जीने का इच्छा खत्म हो गई, मैंने पूरा पैसा अपनी लड़की की शादी के लिए एक जगह इकट्ठा किया था, एफडी वगैरह तोड़वानी पड़ी और डिजिटल अरेस्ट में पूरा पैसा चला गया, अकाउंट खाली हो गया, पूरे जीवन भर की कमाई चली गई। एक लड़की आई, उसको कैंसर था, कैंसर से उसने ओवरकम किया, पिता ने उसकी बहुत मदद की, पैसे खर्च किए। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो उसको लगा कि मैं अपने पिता की मदद करूं, कुछ पैसे का अरेंजमेंट करूं, तो उसने ट्रेडिंग की, तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो गया उसके साथ 30 लाख, तो वो और डैमेज हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद फिर रिपोर्ट हुई, एफआईआर, दैट इज ऑलटुगेदर डिफरेंट थिंग, वो तो एक फॉर्मल प्रोसीजर होता ही है। बट कहीं ना कहीं हमें व्यक्ति पर, विक्टिम पर इमोशनली काम करने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम उसके इमोशंस को बेहतर ढंग से समझ पाए तो हम उसकी रेमेडी, उसका रिड्रेसल, उसकी जो ग्रीवेंस है उसके रिड्रेस और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये कंपलसरी पार्ट होना चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस कोचेज होने चाहिए जहाँ पर विक्टिम, जो कि एक टाइम पीरियड तक परेशान होते रहते हैं, एक लंबे समय तक उनके साथ फ्रॉड, एक महिला के साथ 1.25 साल तक उसको फ्रॉड किया गया है, अब वो रह के वो चीज़ें उसके माइंड में आ रही हैं, तो उसको कैसे उसको हटाना है। एक बुजुर्ग के साथ 2 महीने में 1,70,00,000, अभी 4 दिन पहले 1,70,00,000 चले गए इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में, जिसका पूरा GPF पूरे जीवन भर का, 84 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन। तो कहीं ना कहीं फिर वो दिमाग में सोचते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, विचार भय देते हैं। और कई लोगों ने जो सेक्सटॉर्शन में, कई लोगों ने ऑनलाइन जो बैटिंग ऐप है, कई लोगों ने सुसाइड भी किया है। अभी कुछ एक इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं, ऑनलाइन बैटिंग ऐप में कई स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। तो ये बेसिकली इमोशनली ब्रेकडाउन हुए हैं। तो ये एक बड़ा
इंटीग्रल पार्ट है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी दर्शक देखना चाह रहे हैं, जो देख रहे हैं, मैं उनसे हमेशा ये कहना चाहूँगा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसको अब हर जगह आप विकास जी जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो मुझे तो पूरा भरोसा है आगे चल के सभी सेक्टर्स में ये इम्प्लीमेंट होगा। इसका इम्पोर्टेंस लोग समझेंगे, क्योंकि अगर आपने उसकी जो सोल कंसेप्ट को समझ लिया, विक्टिम के अगर बेसिक को समझ लिया आपने, उसके इमोशंस को समझ लिया, तो आप उससे बेहतर ढंग से डील कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है हम भी अपने जो क्राइम ब्रांच में हैं उसकी एक विंग बना रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस विंग, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस कोच रहेंगे। और ये पायलट प्रोजेक्ट रहेगा अभी फिलहाल इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में। हम ये देखेंगे 1 महीने या टाइम पीरियड 1 से 1.5 महीने में कि क्या उसका परिणाम मिल रहा है। क्या अब जो विक्टिम जिनको कि पैसा मिलने से तो वो खुश हो ही जाएगा, पर अगर पैसा नहीं मिलता है तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट के साथ बैठकर और उसके बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, तो ये हम थोड़ा पायलट प्रोजेक्ट अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्राइम ब्रांच में। और देखते हैं अगर इसके पॉजिटिव अगर रिजल्ट्स आते हैं तो सीनियर ऑफिसर्स को बताकर फिर पूरे इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में, मुझे लगता है शायद पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत होगी। क्योंकि विक्टिम फाइनेंशियली ही लॉस नहीं होता, उसको इकोनॉमिक लॉस नहीं होता, फिजिकल लॉस नहीं होता, बल्कि एक मेंटल इमोशनल लॉस होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोग अगर मिले हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस पे चर्चा हुई, और अगर वो इस तरह से रंग ला सकी जैसा आपने बताया, तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत बड़ी सार्थकता होगी हम लोगों के लिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे जिस फॉरम पे हम लोग जाते हैं एक ही बात करते हैं। क्योंकि एक होता है इमोशनल मैनिपुलेटर, जिसको पता है कि मुझे सामने वाले के दिमाग के साथ खेलना है और वहाँ से पैसा या वहाँ से चीज़ें निकालनी है, और उस इंसान को बीट करने के लिए एक इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान जो है अगर दूसरे एंड पर, तो ही वो टैकल हो सकता है। अगर इमोशनली वीक इंसान है तो ये मैनिपुलेटर उसके साथ खेल जाएगा और उसका नुकसान हो जाएगा। तो हमें एक सोसाइटी ऐसी क्रिएट करना पड़ेगी कलेक्टिवली, जहाँ हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा बात करें। स्कूल कॉलेज से ही इसको नियमित भी करना चाहिए, इसकी हम लोग कॉन्स्टेंटली बात करते रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर इस तरह से अवेयरनेस आती रही जैसे अभी आपने कहा, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और हम तो पूरी तरह से पूरे सपोर्ट में हैं किसी भी तरह से अगर हमको इसमें जुड़ना पड़े। सर, पुलिस डिपार्टमेंट जो है, यानी इंडिया की जो पुलिस है, वो कितनी इक्विप्ड है? यानी कि इंटेंट इज़ गुड, पर क्या उनके पास रिसोर्सेज और टूल्स इनफ है इस तरह के मामलों से निपटने के लिए, या अभी भी हम थोड़ा सा पीछे हैं, या अभी भी हमको अपने इंफ्रा पे काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा? देखो, अभी अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो काफ़ी काम चल रहा है इस पर, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, पर अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल साइबर फ्रॉड को ही ले लीजिए। एक व्यक्ति को, इंदौर छोड़ दें, देवास में अगर होता है, धार में होता है, एक व्यक्ति को साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट कहाँ करनी है उसको पता ही नहीं है। लोकल थाने जाएगा तो बोलेगा, थाने वाले बोलते हैं कि भैया यहाँ नहीं होती, साइबर में करो कंप्लेंट। तो साइबर थाना हर जिले में होना चाहिए, क्योंकि जब साइबर फ्रॉड की संख्या इतनी बढ़ गई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को फोकस कर रहे हैं। सीएम सर ने भी अपने मध्य प्रदेश में, मतलब सीएम सर ने भी इस पर लगातार फोकस किया है, और अभी ड्राइव भी चली है। तो कहीं ना कहीं रिसोर्स सोच को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। नंबर 1, हर जिले में साइबर थाना होना चाहिए। दूसरा, साइबर फ्रॉडस्टर्स को पकड़ने के लिए रिसोर्सेज अभी भी बिल्कुल बहुत कम है, ना के बराबर या है ही नहीं। क्योंकि आप देखिए, इस साइबर फ्रॉड में हमेशा बाहर के अकाउंट होते हैं, बाहर के क्रिमिनल होते हैं। तो गाड़ी की व्यवस्था करना, गाड़ी से जाना, बिहार का अकाउंट है, झारखंड का अकाउंट है, असम का अकाउंट है। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। और लेकिन अभी काम चल भी रहा है इस पर, रिसोर्सेज धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। पर जिस गति से फ्रॉड हो रहे हैं और जिस गति से रिसोर्सेज को बढ़ाया जा रहा है, वो उसमें भारी मिसमैच है। तो अभी क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है थाना, कम से कम एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, थाना खड़ा किया जाए, और उसके बाद गाड़ियां होनी चाहिए, क्योंकि सारे फ्रॉडस्टर बाहर के हैं। तो आपको बाहर दूसरी स्टेट में ही दौड़ना होगा, भागना होगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं द नेचर ऑफ साइबर फ्रॉड इज लाइक दैट कि आपको रिसोर्सेज बढ़ाने ही होंगे। सर, आपकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग केस कोई रहा अगर आप बताना चाहें? सच बताऊं, कुछ कुछ घटनाएं ऐसी चैलेंजिंग लगती हैं कि ये क्लियर हो जाए, और साला फिर वो चेंज हो जाता है, फिर दूसरी घटना भी लगती है ये क्लियर हो जाए। तो ये बता पाना कि मेरी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग एक एनकाउंटर था, उसमें मुझे लगा कि ये डकैत को मुझे पकड़ना है, फिर एनकाउंटर हुआ, मारा भी गया, फिर उसके बाद फिर चेंज। तो मुझे लगता है गोल्स आर टेम्परेरी, प्रोसेस इज परमानेंट। आप गोल सेट करिए, बट फोकस हमेशा प्रोसेस में करिए। क्योंकि अगर आपने गोल सेट किया
और गोल पर ही फोकस रहा तो आप प्रोसेस को भूल जाएंगे और आप ना तो गोल को अचीव कर पाएंगे। ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। व्यक्ति को दिखाया जाता है कि आपको दुगने पैसे हो रहे हैं, तो वो उस गोल चला जाता है, गोल पर फोकस हो जाता है उसका कि मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, प्रोसेस को भूल जाता है जो कि वेरिफिकेशन होता है। तो मुझे लगता है गोल्स आर टेम्परेरी, प्रोसेस इज परमानेंट। तो मेरे गोल्स समय समय पर चेंज होते रहते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेल कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो मेरी लाइफ की प्रायोरिटी पे था और मैंने उसको कर लिया। ऐसा कोई भी चैलेंजिंग, क्योंकि बहुत बड़ा कम्युनल ऑर्डर हुआ, उसको कंट्रोल करना है, वो कर लिया। तो चीज़ें बदलती रहती हैं और पुलिस में तो वैसे भी चीज़ें काफ़ी कभी ना कभी चैलेंजेस आते ही रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर इवेंट हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि जितने भी लिंक्स आती है, जितने भी कॉल्स आते हैं, उसके लिए ज़रूरी प्लेटफॉर्म्स हमने बताए हैं इस पॉडकास्ट में, ज़रूरी नंबर्स बताए हैं जो आपको डायल करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो अवेयरनेस ही है कि हम ख्याल रखें कि हम इमोशनली थोड़ा स्मार्ट रहें, सिचुएशन में रिएक्ट करने के पहले थोड़ा सोचें, सरकारी व्यवस्थाओं को हम ठीक से इस्तेमाल कर सकें और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों पर और आगे बात होती रहनी चाहिए। और इस तरह की चीज़ें उसी से रुक सकती है। लस्ट हो गया, पैसा हो गया, ये सारे प्रलोभन है जो हमारी ज़िंदगियों में तकलीफ़ें पैदा करते हैं, और यही साधन है उन फ्रॉडस्टर्स के पास कि वो इसका उपयोग करके वो आपसे किसी भी तरह का मैनिपुलेशन आपके साथ कर सकते हैं। तो इसका हम ख्याल रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट रहा, और अगर इस तरह के पॉडकास्ट या इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें और भी चाहिए तो आप हमें बताएं, और इस तरह के एक्सपर्ट्स को हम लेकर आएंगे और भी बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू विकास, थैंक यू वेरी मच।